नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछले 29 जून से 5 जुलाई तक के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी करेंट अफेयर्स एमसीक्यू आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए लाभकारी साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्रॉपर रूप से समय से मिलते रहें। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि अनुसंधान और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है। तो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना भारत में की जा रही है। कहाँ की जा रही है? तो आगरा में। भारत के आगरा में कृषि अनुसंधान और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है। यह जो केंद्र है इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का क्षेत्रीय केंद्र होगा। भारत जो कि दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा आलू का उत्पादक है। भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा आलू का उत्पादक है और उपभोक्ता है। इस केंद्र की स्थापना से आलू के बीज गुणवत्ता, उत्पादकता, प्रोसेसिंग और निर्यात में सुधार होगा, क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर की स्थापना हुई थी 1971 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है पेरू में, पेरू के लीमा में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर की स्थापना 1971 में हुई थी। उसका मुख्यालय पेरू के लीमा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन हुआ है और यह उद्घाटन हुआ है तेलंगाना राज्य में। उद्घाटन किया है केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन तेलंगाना में किया है, तेलंगाना के निजामाबाद में। कहाँ? तेलंगाना के निजामाबाद में अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य है ब्रांडिंग करना, पैकेजिंग करना और विपणन को बढ़ावा देना। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक और निर्यातक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा किस राज्य में खुला है? भारत में पहला लकड़ी का गुरुद्वारा खुला है पंजाब में। लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ बनाया गया है? पंजाब में बनाया गया है। पंजाब के फाजिल्का जिले में भारत का पहला पूर्ण रूप से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा बनाया गया, जिसका नाम है श्री नानक निवास। भारत के पहले लकड़ी के बने गुरुद्वारे के पूर्ण रूप से लकड़ी के बने गुरुद्वारे का नाम है श्री नानक निवास और भारत के पंजाब राज्य के फाजिल्का जिला में इसकी स्थापना की गई है। यह गुरुद्वारा पूरी तरह से फिनलैंड से आयातित लकड़ी, जो कि देवदार का लकड़ी फिनलैंड से आयात किया गया, उस फिनलैंड से आयातित देवदार के लकड़ी से श्री नानक निवास गुरुद्वारा का निर्माण किया गया है। इसे जो पंजाब के फाजिल्का जिले में है, फाजिल्का जिले के पुलिस लाइन परिसर में इसे स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई ने निम्न में से किसे अपना नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं केशवन रामचंद्रन। आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं केशवन रामचंद्रन। आरबीआई के ने अपने केशवन रामचंद्रन को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। जब आरबीआई की बात हो रही है तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1934। आरबीआई अधिनियम 1934 के प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार, और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश कौन बना है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 जारी की गई है और इसमें सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश बना है दक्षिणी सूडान। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश बना है दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क सतत विकास रिपोर्ट जारी करती है। तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट कौन जारी करती है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करती है और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2025 जारी की गई है।
इस संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2025 जो जारी की गई है, इसमें दक्षिणी सूडान 167वें स्थान पर है और सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। 3 देश फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जिन्हें नार्डिक देश भी कहा जाता है, इन देशों को संयुक्त रूप से नार्डिक देश कहा जाता है। तो फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। भारत को 99वां स्थान प्राप्त हुआ है सतत विकास रिपोर्ट में। सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान 99वां हुआ। भारत पहली बार हुआ है कि टॉप 100 के अंदर आया है। वर्ष 2024 में भारत का जो स्थान था 109वां स्थान था। यह जो सतत विकास रिपोर्ट जारी की जाती है संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा वर्ष 2015 में अपनाया गया था सतत विकास लक्ष्य, जिसका उद्देश्य था 2030 तक एक अधिक न्याय संगत, हरित और समावेशी विश्व का निर्माण करना। और इसी को आधार बनाकर संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क सतत विकास रिपोर्ट 2025 जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 जारी हुई है, इसमें भारत का स्थान है तीसरा। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यह जो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जारी होता है यह हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? तो हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जारी किया जाता है। तो हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 जारी किया है। दुनिया भर में ऐसे निजी स्टार्टअप की कुल संख्या 1523 पहुंच गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में निजी स्टार्टअप्स की कुल संख्या वर्तमान में 1523 पहुंच गई है, जिसका मूल्यांकन लगभग 1 बिलियन से अधिक है। अर्थात 1 बिलियन से अधिक मूल्यांकन वाले कंपनियों को यूनिकॉर्न का दर्जा दिया जाता है, यूनिकॉर्न कहा जाता है। तो वर्तमान में 1523 यूनिकॉर्न की संख्या हो गई है वैश्विक स्तर पर। और ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जो कि 2025 जारी हुई है, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका को दुनिया में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए में 758 यूनिकॉर्न अभी हैं। दूसरे स्थान पर चीन है जहां 343 यूनिकॉर्न है। और भारत को प्राप्त हुआ है तीसरा स्थान। जहां पे वर्तमान में भारत में 64 यूनिकॉर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निम्न में से किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को घाना का और त्रिनिदाद एंड टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की राजकीय यात्रा पर हैं, जहां घाना में उन्हें घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा। घाना के राष्ट्रपति कौन है? जॉन ड्रामानी महामा ने प्रधानमंत्री को घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया। तो घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। इस यात्रा के क्रम में प्रधानमंत्री त्रिनिदाद एवं टोबैगो पहुंचे, जहां त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनिदाद और टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। तो त्रिनिदाद और टोबैगो के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम है द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक त्रिनिदाद एंड टोबैगो। इस प्रकार से नरेंद्र मोदी दुनिया में से पहले राजनेता बने गए हैं जिन्हें सबसे ज्यादा देशों के राष्ट्रीय सम्मान इन्हें प्राप्त हुए हैं। त्रिनिदाद एवं टोबैगो के राष्ट्रीय सम्मान पाने के साथ ही नरेंद्र मोदी को अब तक 25 देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? CR पाटिल। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का नाम क्या है? CR पाटिल। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने भारत का पहला एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड का अनावरण किया है। तो सी फ्लड का अनावरण कहाँ किया है? नई दिल्ली में। हाल ही में जल शक्ति मंत्री कौन है? CR पाटिल है। तो जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने भारत का पहला एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड का अनावरण किया है। सी फ्लड का अनावरण किया है
नई दिल्ली में। सी फ्लड क्या है? बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली है, एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली है, और यह भारत का पहला एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली है जिसका उद्घाटन किया गया है, अनावरण किया गया है नई दिल्ली में। ये जो सी फ्लड का अनावरण किया गया है, सी फ्लड का निर्माण सीडैक, CWC और NRSC के सहयोग से विकसित किया गया। यह वेब आधारित प्लेटफॉर्म है जो गांव स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान 2 दिन पहले बाढ़ के 2 दिन पहले बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार को आधिकारिक मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रूस बन गया है। पाकिस्तान की तालिबानी सरकार को आधिकारिक मान्यता देने वाला रूस पहला देश बन गया है। 2021 के बाद से ऐसा करने वाला पहला देश बना है। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी और नाटो सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में आया था, जिसके बाद से रूस पहला देश बना है जिसने अफगानिस्तान की तालिबानी सत्ता को आधिकारिक मान्यता प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 29 जून को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। 29 जून को पीसी महानुलोबिस अर्थात प्रशांत चंद्र महानुलोबिस की जयंती है, उनका जन्मदिन है। प्रशांत चंद्र महानुलोबिस, पीसी महानुलोबिस के जन्मदिन 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 2025 में जो सांख्यिकी दिवस मनाया गया उसका थीम था राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो आई स्टेट मोबाइल एप्लीकेशन किस संस्था की पहल है? तो गो आई स्टेट मोबाइल एप्लीकेशन जो है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSO की पहल है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSO की पहल है गो आई स्टेट मोबाइल एप्लीकेशन। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय अर्थात NSO ने सांख्यिकी दिवस जो कि मनाया जाता है 29 जून को, तो सांख्यिकी दिवस के अवसर पर भारत सरकार सांख्यिकी गो आई स्टेट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह जो गो आई स्टेट मोबाइल एप्लीकेशन है इसका उद्देश्य मजबूत डेटा इकोसिस्टम बनाना, जहां हर कोई कभी भी आधिकारिक डेटा तक आसानी से पहुंच सके। इसमें इंटरेक्टिव की ट्रेडर्स डैशबोर्ड है जो गतिशील दृश्यों के माध्यम से सकल घरेलू उत्पाद, GDP, मुद्रास्फीति और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक संकेतक को यह दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए देशों के किस समूह ने एट सी ऑब्जर्वर मिशन लॉन्च किया है? एट सी ऑब्जर्वर मिशन लॉन्च किया है। समुद्री देशों को बढ़ावा देने के लिए, समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 3 देशों के समूह ने एट सी ऑब्जर्वर मिशन लॉन्च किया है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, क्वाड ने। क्वाड देशों ने समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एट सी ऑब्जर्वर मिशन हाल ही में लॉन्च किया है। तो क्वाड में शामिल है भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के तटरक्षक बल के द्वारा एट सी ऑब्जर्वर मिशन हाल ही में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य है विल्मिंगटन घोषणा के तहत इंडो पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा और टीम वर्क को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे से संबंधित सेवा वन स्टॉप प्रदान करने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया एप्लीकेशन का नाम क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रेल वन। हाल ही में रेलवे से संबंधित सेवाओं के लिए वन स्टॉप प्रदान करने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा रेल वन नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। रेल वन नामक एक जो एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, यह एक सुपर ऐप है जो रेलवे से जुड़ी सभी यात्री जरूरतों को एक ही जगह पर सेंट्रलाइज करता है और अपने यात्रियों को, अपने ग्राहकों को सुविधा प्रदान करता है। रेल वन में टिकट बुकिंग, रियल टाइम ट्रैकिंग, खाने का ऑर्डर, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड अर्थात PNR स्टेटस, रिफंड, कुली बुकिंग, लास्ट माइल टैक्सी जैसी सेवाएं अर्थात रेलवे से संबंधित जो ग्राहकों के लिए जो सेवाएं होती है सभी एक ही जगह पर रेल वन सुपर ऐप में उपलब्ध हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ग्रीन हाउस गैसों और जल चक्र के लिए वैश्विक अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जापान ने। हाल ही में जापान ने ग्रीन हाउस गैसों और जल चक्र के लिए वैश्विक अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है। जापान ने
तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से, जापान में तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से ग्रीन हाउस गैसों और जल चक्र के लिए वैश्विक अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है। जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी अर्थात जाक्सा के द्वारा विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। इसे H2A रॉकेट के उपयोग से लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैसों की वैश्विक सांद्रता की निगरानी करना, राष्ट्रीय मानव जनित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन सूची को सत्यापित करना और बड़े शहरों और बिजली संयंत्रों जैसे बड़े स्रोतों से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है नीदरलैंड में। नीदरलैंड में 24-25 जून को नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। नीदरलैंड के द हेग में वर्ल्ड फोरम में, नीदरलैंड के द हेग में स्थित वर्ल्ड फोरम में नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। 1949 में नाटो की स्थापना के बाद से यह पहला अवसर है जब नीदरलैंड ने नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इस आयोजन में 32 सदस्य देशों और साझेदार देशों के करीब 45 राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने हाल ही में आदि कर्मयोगी कार्यक्रम शुरू किया है? तो आदि कर्मयोगी कार्यक्रम इस मंत्रालय ने शुरू किया है? जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने शुरू किया है आदि कर्मयोगी कार्यक्रम। जनजातीय मंत्रालय के द्वारा आदि कर्मयोगी कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनजातीय कल्याण योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक प्रभावी रूप से पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में कोलकाता में फुटबॉल फॉर स्कूल्स कार्यक्रम के तहत फुटबॉल का वितरण शुरू किया? फुटबॉल फॉर स्कूल्स कार्यक्रम के तहत फुटबॉल का वितरण शुरू किया है। किस केंद्रीय मंत्री ने ऐसा शुरू किया? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कोलकाता से शुरू किया है। कहाँ से शुरू हुआ है? फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम कोलकाता से शुरू किया है। किसने शुरू किया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुरू किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय फोर्ट विलियम्स कोलकाता में पश्चिम बंगाल में फुटबॉल फॉर स्कूल्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्रालय और AIF के द्वारा आयोजित इस पहल के तहत स्कूल स्तर पर फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता के 349 स्कूलों को फीफा फुटबॉल वितरित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सबसे लंबी रेल सुरंग जो कि 14.58 किलोमीटर लंबी सुरंग है, किस राज्य में बनकर तैयार हुई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में देश की सबसे लंबी सुरंग बनी है रेल सुरंग, जिसकी लंबाई कितनी है? 14.58 किलोमीटर। देश की सबसे लंबी रेल सुरंग की लंबाई कितनी है? 14.58 किलोमीटर। यह कहाँ बन के तैयार हुई है? उत्तराखंड में बन के तैयार हुई है। भारतीय रेलवे ने उत्तराखंड में देश की सबसे लंबी डबल रेल सुरंग का निर्माण पूरा किया है। यह ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत बनी है 14.58 किलोमीटर लंबी सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेंगलुरु में भारत की पहली UPI संचालित बैंक शाखा किसने शुरू की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, स्लाइस ने। स्लाइस ने हाल ही में बेंगलुरु में भारत की पहली UPI संचालित बैंक शाखा शुरू की है। तो भारत की पहली UPI बैंक संचालित शाखा कहाँ शुरू हुई है? बेंगलुरु में शुरू हुई है। भारत की पहली UPI संचालित बैंक शाखा कहाँ शुरू हुई है? बेंगलुरु में शुरू की है। किसने शुरू की है? स्लाइस ने शुरू की है। स्लाइस ने बेंगलुरु के कोरमंगला में भारत की पहली UPI संचालित बैंक शाखा और UPI ATM का उद्घाटन किया है, जहां UPI के माध्यम से नकद जमा होगा और निकासी की सुविधा होगी। स्लाइस एक भारतीय फिनटेक कंपनी है। यह युवाओं और नए क्रेडिट उपभोक्ताओं को सरल, सुलभ और डिजिटल क्रेडिट सेवाएं प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है आस्था पुनिया। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? आस्था पुनिया बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म स्तर पर विषाक्त सल्फर डाइऑक्साइड का पता लगाने के लिए पॉकेट आकार का सेंसर विकसित किया है? तो यह किया है भारत के वैज्ञानिकों ने। हाल ही में भारत के वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म स्तर पर विषाक्त सल्फर डाइऑक्साइड का पता लगाने के लिए पॉकेट आकार का सेंसर विकसित किया है। यह जो सेंसर है यह सल्फर डाइऑक्साइड की कम सांद्रता का पता लगाने में सक्षम है, जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। धन्यवाद।